हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आपको इस प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को करवाने वाले हैं जो कि दोस्तों हाल ही में रेलवे के एग्जाम में दोस्तों ट्रेंड में बने हुए हैं। चाहे वो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो या दोस्तों लेटेस्ट में जो अभी एग्जाम हुआ है वो कोई भी हो, उससे रिलेटेड दोस्तों हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें दोस्तों आपको रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज व रेलवे जनरल साइंस के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों रेलवे के अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी क्वेश्चंस आपको इन बुक्स में देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि रेलवे में दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मात्र दोस्तों इन चारों बुक्स की पीडीएफ्स आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगी। अगर आपको इनकी ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से दोस्तों हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि राज्य हमारे मूल अधिकारों का दोस्तों उल्लंघन करता है तो दोस्तों हम किस अधिकार के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दोस्तों जा सकते हैं। ऑप्शन है दोस्तों समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या दोस्तों शोषण के सुरक्षा का अधिकार। तो दोस्तों यदि जो हमारे मौलिक अधिकार है यदि दोस्तों उनका शोषण होता है तो हम दोस्तों आर्टिकल 32 या दोस्तों आर्टिकल 226 के तहत हम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और यह शक्ति दोस्तों हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी देखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूल अधिकार है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आर्टिकल 32 दोस्तों हमारा जो संविधान है दोस्तों एक उसका दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह व्यक्तियों के मूल अधिकार को संवैधानिक रूप से संरक्षित तथा अन्य मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का दोस्तों विशेष अधिकार देता है। साथ में दोस्तों देख सकते हैं आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए ये लाइन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों संविधान की आर्टिकल 32 को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा गया है। यानी दोस्तों जो दोस्तों उपचारों के अधिकारों को दोस्तों क्या कहा गया है तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दोस्तों इसको दोस्तों संविधान की आत्मा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष में दोस्तों मान्यता मिली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन खेल से आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष में मान्यता मिली थी तो ये दोस्तों 1988 में दोस्तों इसकी मान्यता दी गई थी। दोस्तों अगर हम बात करें टेबल टेनिस को पहली बार सियोल में हुए 1988 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसके बाद यह लगातार ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि टेबल टेनिस को किस वर्ष में दोस्तों ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था तो 1988 के ओलंपिक खेल जो कि दोस्तों सियोल में आयोजित हुए थे उनमें दोस्तों टेबल टेनिस को शामिल किया गया था। उसके बाद दोस्तों ये निरंतर अभी तक दोस्तों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि दोस्तों पहले पर कौन है, दूसरे पर कौन है दोस्तों और हमारे देश की स्थिति है वो क्या है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश ये दोस्तों भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं कि दोस्तों और हमारे लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। साथ में दोस्तों भारत दोस्तों विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% दोस्तों हिस्सा दोस्तों ग्रहण करता है। यानी दोस्तों भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश है। यानी दोस्तों हमारा देश है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले पर है दोस्तों रूस, सेकंड पर है दोस्तों कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। आप एक बार दोस्तों इनका जो सीक्वेंस है वो जरूर देख ले, काफी बार एग्जाम में आपसे सीक्वेंस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों के बीच है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक बार इसको आप जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों लाहौर में दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और ये दोस्तों 1929 में दोस्तों वहां पर आयोजित किया गया था। और दोस्तों उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू जी को बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कहां से पूछेगा, आप दोस्तों एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि 1929 में दोस्तों कहां पर उसका आयोजन हुआ और कौन उसके अध्यक्ष थे। अब पूछता है दोस्तों किस वर्ष में दोस्तों वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया था। तो वो दोस्तों 1929 का लाहौर अधिवेशन था। साथ में अगर हम बात करें यह भी निश्चित इसमें किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें या इसकी आप पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमारा दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है। दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जिसकी दोस्तों सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा है। यानी दोस्तों कौन सा वो राज्य है जो समुद्र से दोस्तों सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा बनाता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा या दोस्तों ओडिशा। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड गुजरात। दोस्तों गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो दोस्तों सबसे लंबी है। दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखें भारत की कुल तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें 5422.6 किलोमीटर की मुख्य भूमि की तटरेखा और 2094 किलोमीटर की द्वीपीय क्षेत्र की तटरेखा। यानी दोस्तों जो हमारा भारत देश है जो इसका दोस्तों मुख्य भूमि है वो लगभग 5422 किलोमीटर है। अगर हम बात करें दोस्तों लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार की तो उनको मिलाकर हमारे जो देश हो जाता है उसकी जो तटरेखा हो जाती है वो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। देश में कुल 9 तटीय राज्य हैं जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है, जिसमें गुजरात राज्य की तटरेखा दोस्तों सबसे लंबी है जिसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है और उसकी जो लंबाई है वो कितनी है। तो गुजरात राज्य की 1600 किलोमीटर की तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है। दोस्तों इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों से यानी दोस्तों एमएसपी दोस्तों खरीदता है। ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, निशुल्क बाजार, एपीएमसी मार्केट या दोस्तों किसान सहकारी समितियां। तो ये दोस्तों भारतीय खाद्य निगम करता है यानी दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी रहती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड जुड़े हुए फैक्ट्स की। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको दोस्तों एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है, किसानों से खाद्य फसल खरीदता है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। साथ में दोस्तों भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
सबसे ज़्यादा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये लाइन है, एक बार इनको जरूर देख लें। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में दोस्तों खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये नई दिल्ली में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 35 में, 66 में, दोस्तों 1950 में। तो दोस्तों भारत में जो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1966 में की गई थी। लगभग दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट था दोस्तों उसके 100 वर्ष बाद, क्योंकि दोस्तों उसकी स्थापना 1866 में की गई थी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के 100 वर्षों के बाद दोस्तों कहाँ पर उच्च न्यायालय की किस राज्य या यूटी में दोस्तों स्थापना की गई थी? वो इसके 100 वर्षों के बाद दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में 4 न्यायाधीशों के साथ में की गई थी, जिनके नाम इस प्रकार है: के.एस. हेगड़े, I.D. दुआ, H.R. खन्ना, S.K. कपूर। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली का अपना दोस्तों पृथक उच्च न्यायालय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों अगर आप स्पेशल ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आप दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो दोस्तों ये किताब सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, जिनमें दोस्तों अभी तक जो भी दोस्तों ग्रुप डी के पेपर हुए, चाहे वो 2018 वाला हो या दोस्तों 2022 वाला हो, तो दोस्तों स्पेशल ग्रुप डी के दोस्तों आपके लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर बुक्स मिलने वाली है। मात्र दोस्तों 99 रुपये में आपके लिए ये बुक उन्हीं बुक्स के साथ में दे दी जाएगी। इसमें दोस्तों आपके लिए क्या क्या मिलने वाला है, तो इसमें दोस्तों आपके लिए 5 कंप्यूटर आधारित टेस्ट मिलने वाले हैं। साथ में दोस्तों मासिक करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आपको मिल जाएगी। मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में उन्हीं किताबों के साथ में ये किताब भी आपके लिए फ्री दे दी जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन वेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी थी? काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। द वेल्थ ऑफ द नेशंस पुस्तक दोस्तों इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की बुक एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। काफी बार पूछी गई है दोस्तों आपसे डेट, तो इस डेट को जरूर ध्यान रख ले। 1776 में ये बुक दोस्तों लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच के, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या दोस्तों एडवर्ड जेनर। दोस्तों अगर हम चेचक के टीके की बात करें तो इसकी स्थापना एडवर्ड जेनर के द्वारा दोस्तों की गई थी। दोस्तों अगर हम बात करें कुछ अन्य आविष्कारों की, तो दोस्तों चेचक के टीके का जो आविष्कार किया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। डायबिटीज या इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों इसकी जो आविष्कार किया गया था वो बैंटिंग के द्वारा किया गया था। पोलियो वैक्सीन की दोस्तों जो खोज की गई थी वो जॉन ई साल्क के द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोलियो वैक्सीन की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आपको बता देना है कि जॉन ई साल्क के द्वारा, क्योंकि दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? दोस्तों इनमें से 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी दोस्तों योजना बनाई थी? दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा दोस्तों 1944 में गांधीवादी योजना बनाई गई थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें 1944 में दोस्तों गांधीवादी योजना के प्रतिपादक श्री नारायण अग्रवाल थे। इस योजना के मुख्य उद्देश्य लोगों को भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना था, ताकि जीवन को एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। इन्होंने कृषि के वैज्ञानिक विकास तथा कुटीर और ग्रामों उद्योग पर दोस्तों इन्होंने जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में पुरुषों की साक्षरता कितनी रही थी, महिलाओं की कितनी रही थी, सबसे ज़्यादा जो साक्षर जिला राज्य रहा था वो कौन रहा था, साथ में दोस्तों जो सबसे कम साक्षर जिला रहा था तो वो कौन रहा था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 74%। दोस्तों 74% हमारे देश की ऑल ओवर दोस्तों यहाँ पर साक्षरता दर रही थी। अगर दोस्तों इसकी हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% दोस्तों दर्ज की गई थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% तथा महिला साक्षरता दर इसमें 65.46% थी। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले अगर हम 5 राज्यों की बात करें तो केरल 94%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88%, त्रिपुरा इसमें 87.2%, हिमाचल प्रदेश दोस्तों इसमें 82.8% पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खेल दोस्तों लिबेरो, इनमें से दोस्तों किस खेल से लिबेरो शब्द जुड़ा हुआ है? दोस्तों लिबेरो शब्द इनमें से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है टेनिस के साथ, वॉलीबॉल, तीरंदाजी या दोस्तों बैडमिंटन। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बैडमिंटन हो जाएगा। लिबेरो शब्द दोस्तों बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं बैडमिंटन से जुड़े कुछ अन्य शब्दों। देखिए बेस लाइन, फुट फॉल्ट, हीव होल्डिंग, जंप, सेट, स्पाइक आदि ये दोस्तों वॉलीबॉल से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों बैक हैंड स्ट्रोक, ग्राउंड स्ट्रोक, ड्यूस ये दोस्तों टेनिस से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें बैक हैंड लो सर्व की, वर्ड, फोर हैंड स्मैश, लैप, नेट, शॉट्स ये दोस्तों बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। एक बार इनको जरूर देख लेना या इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर ये दोस्तों किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों 1973 में शुरू किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ किया। सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछेगा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सांखला को कहा जाता है। देश का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां से हो जाता है, एक बार जरूर देख लेना। अगला है भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? दोस्तों भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो ये दोस्तों आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ बैकानूर से पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक दोस्तों प्रक्षेपित किया गया था। यह डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 19 अप्रैल 1975। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित दोस्तों किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और 100% आने वाले आपके एग्जाम में भी यहां से पूछा जाएगा। दोस्तों इनमें से किसके द्वारा तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो ये दोस्तों CV राजगोपालाचारी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में अप्रैल 1930 को तिरुचिरापल्ली के तंजौर तट पर दोस्तों किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? दोस्तों किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों जापान देश को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम को देख लेते हैं। दोस्तों उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेस ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये दोस्तों भूटान को, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड इनमें से क्या था? ऑप्शन पराक्रम, ऑप्शन फोर्स, लाफिंग बुद्धा या दोस्तों परमाणु। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लाफिंग बुद्धा। दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक किया। इसका परीक्षण कोड नाम लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा था। अगला क्वेश्चन है, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, अमरावती शैली की वास्तुकला इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों, इस शैली का विकास अमरावती में होने के कारण इसे अमरावती शैली कहा गया है। यह दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के निचले हिस्से में गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश के पास स्थित है। इस शैली का प्रादुर्भाव द्वितीय सदी में सातवाहन काल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार कारोबार को दोस्तों खत्म कर दिया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। साथ में दोस्तों आप ये जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगर आपको दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए दोस्तों नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप से जरूर हमसे कांटेक्ट कर लें। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के स्टार्टिंग या दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।